आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक को कवर करते हुए एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हम उसको डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज जो मैं यहाँ पे टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ, वो मैंने आईसीएमआर जेआरएफ के कुछ टॉपिक को उठाया हुआ है। तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको कि हमें कैसे क्या करना है। तो एक सेकेंड। ये तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ ये क्वेश्चंस को उठाए हैं। ठीक है, जिसको मैं बता देता हूँ कि ये बेसिकली जो इस साइड में क्वेश्चन लगे हुए हैं, ये आईसीएमआर 2018 के हैं, और ये जो हैं ये आपके आईसीएमआर 2020 और 21 के मिक्सचर के क्वेश्चन लगे हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जहां से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका एनिमल ब्रीडिंग हो गया या कल्चर हो गए, जैसे एपीकल्चर को हमने पिछले बार कवर किया। तो उसी तरीके से एक टॉपिक और होता है जिसको सिल्क से रिलेटेड पूछा गया है। तो बेसिकली इसको सेरीकल्चर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसको पहले डिटेल में पढ़ लेते हैं और फिर आके इन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। राइट। तो अब हम यहाँ पे इसको शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये मैंने लगाया हुआ है, बेसिकली जैसे आपने एपीकल्चर पढ़ा वैसे एक सेरीकल्चर होता है। ये क्या होता है? ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट्स के लिए करते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंसेक्ट के लिए करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। मतलब सिल्क आप जानते ही होंगे, फैमिलियर होंगे। उसके प्रोडक्शन के लिए हम करते हैं ऑल द फोर वैरायटी ऑफ नेचुरल सिल्क जो होते हैं। इसमें चार वैरायटी होती है, एक नेचुरल सिल्क होती है, एक मलबेरी होती है, एक टासर होती है, एरी एंड मूंगा। ये नेचुरल सिल्क की चार वैरायटी है, मलबरी, तासर, एरी, मूंगा। जिसमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि बेस्ट सिल्क कौन सा होता है। तो जो मलबरी होता है उसको बेस्ट सिल्क बोलते हैं, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इंडिया रैंक थर्ड एमंग द मलबेरी सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो भारत जो है वो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो मैंने दे दी है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है, तो वो जो राज्य है वो कर्नाटका है। ठीक है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको दे दी है, इसको याद रखिएगा। कर्नाटका में मैक्सिमम सिल्क प्रोडक्शन होता है। तो यहां तक हमने ये सीख लिया। अब यहाँ पे चूंकि उन्होंने तो बेसिक क्वेश्चन पूछा था कि किस स्पीसीज से करते हैं, तो उसके संदर्भ में हम थोड़ा सा इसकी लाइफ साइकिल भी देखेंगे और जल्दी से इसको कवर करेंगे। तो रियरिंग ऑफ मलबरी सिल्कवर्म हम कैसे करते हैं? तो ये आप जानते होंगे कि जब भी आप कभी इंसेक्ट्स को थोड़ा बहुत ही पढ़े होंगे, तो उसमें कुछ स्टेजेस होती हैं। मतलब पहले वो एग होता है, फिर लार्वा बनता है, और सारे ये लार्वा के स्पेसिफिक नेम होते हैं। फिर ये क्या बनता है, एक स्टेज और होती है जो यहाँ पे नहीं दिया है इस केस में, इमैगो होता है। फिर प्यूपा बनता है। ठीक है, और देन फिर ये फाइनली क्या बनता है, एडल्ट में आता है। ठीक है, तो ये इनकी लाइफ साइकिल होती है, ये हर इंसेक्ट्स पे अप्लाई होती है। तो यहाँ पर जो अप्लाई होता है वो क्या है कि सिल्क मॉथ इसको बोलते हैं। ये जो कॉमन इंसेक्ट आपका होता है, सिल्क मॉथ इसको बोला जाता है। इसके 4 स्टेजेस होते हैं, एग होता है, लार्वा होता है, प्यूपा होता है, और एडल्ट में बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग ऑफ द, ये आपका एग हो गया। यहाँ पे एक इसकी स्पेसिफिक स्टेज आती है जिसको कैटरपिलर बोलते हैं। और सिल्क मॉथ को ही क्या बोलते हैं, बॉम्बिक्स मोराई बोलते हैं, इसका जो नॉर्मल नेम है। और ककून, तो ये अभी डिटेल में हम इसको समझेंगे। तो हालांकि जो आपका क्वेश्चन आया था वो यहीं से ही सॉल्व हो जाएगा कि सिल्क कीज हार्वेस्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किससे करते हैं, बॉम्बिक्स मोराई से करते हैं। या अगर दूसरा नाम अगर आपको देगा तो क्या देगा, सिल्क मॉथ इसको बोलते हैं। ठीक है, और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, तो आपको पता है कि जितनी भी सारी जेनेटिक्स की स्टडी है वो ड्रोसोफिला पे किया जाता है। राइट, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ठीक है, और आपका ये चिरोनोमॉस जो होता है, ये भी आपने जब सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द, जहां पे आप पॉलीटीन क्रोमोसोम वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पे ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो चिरोनोमॉस वहां पे आपको देखने को मिलेगा। राइट, और इसके अलावा ये जो वेस्पुला वल्गैरिस है, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि बेसिकली इसमें क्या होता है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। वेस्पुला वल्गैरिस जो है ये मैंने गूगल से लिया है, जब इन्होंने ऑप्शन दिया है तो इसका नाम याद रखिएगा। बेसिकली इसको कॉमन वेस्प बोलते हैं, ये भी एक इंसेक्ट फैमिली में आता है, यूरोपियन वेस्प इसको बोला जाता है। तो बस इतनी इंफॉर्मेशन है जो अगर आप याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा यहाँ पर जो और ऑप्शन में तो कुछ था नहीं। तो सिंपल सा है, सिल्क जो होता है वो आपका बॉम्बिक्स मोराई से आइसोलेट करते हैं। आराम से आपको यहाँ पे इस तरीके से आंसर यहाँ पे इसका पता चल गया। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं ताकि आगे अगर वो हमसे कुछ पूछेंगे तो हम उसके बारे में आंसर कर सकें। तो ये यहाँ पे एक लाइफ साइकिल के बारे में दिया है, हम बहुत शॉर्ट में कवर करेंगे। डिटेल में आपको पढ़ना होगा तो आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। बस जो मैं इंपॉर्टेंट है मैं वहीं पर फोकस रहूंगा। ड्यूरिंग सेरिकल्चर फीमेल सिल्क मॉथ जो होती है हमेशा फीमेल से करते हैं, मेल से नहीं करते हैं।
एग देगी, ठीक है? अबाउट 300 से 500 एग्स वो देती है, इस तरीके से ये इनका स्टोरेज आप करेंगे, ठीक है? इसके बाद क्या करना होता है, इसका जो लार्वा होता है, इन अबाउट 10 डेज़ द एग हैचेस इंटू द सिल्कवर्म। तो ये 10 दिन में क्या होता है, हैच जो होता है, हैचिंग होती है। ये इंसेक्ट के केस में एक टर्मिनोलॉजी चलती है, जहाँ पे एग जब कन्वर्ट होता है, मतलब उसके जो डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं। द लार्वा आर फेड ऑन पीस ऑफ मलबरी लार्वा फॉर 10 डेज़, द सिल्कवर्म पासेस 5 स्टेजेस, माउल्टिंग टेक्स प्लेस आफ्टर ईच स्टेज। एक्चुअली में होता क्या है, टेक्निकली टर्म है माउल्टिंग, ये आपने पढ़ा होगा कि जब ये आपका एग से लार्वा बनेगा, ठीक है? एग से आपका लार्वा बनेगा या प्यूपा बनेगा, तो उसके बीच में जो स्टेज होती है, इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माउल्टिंग बोलते हैं, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी इसको डिटेल में आप थोड़ा-सा देख लीजिएगा, ठीक है? तो ये आपका लार्वा का स्किन कास्ट ऑफ होगा, जिस तरीके से ये पूरी स्टोरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एट द एंड ऑफ द 4th स्टेज, द सिल्कवर्म गोज़ इंटू अ फिगर ऑफ 8 पोज़िशन एंड सिक्रीट अ कोकून अराउंड इटसेल्फ। ये एक स्ट्रक्चर होता है कि जहाँ पे वो अपने ऊपर कोकून का फॉर्मेशन करता है। कोकून जो इसका बनता है, वो 2 पेयर ऑफ ग्लैंड्स होती हैं। लिक्विड सिक्रीशन ऑफ ए प्रोटीनेशियस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रोइन बनता है। इमर्ज फ्रॉम द ग्लैंड, जिसको स्पाइनट बोलते हैं। थोड़ा सा ये आपको बाउंस करेगा, बट इसको याद रखिएगा। दे हार्डन ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर फॉर्मिंग ट्विन फिलामेंट गमी सब्सटेंस, जिसको सेरिसिन बोलते हैं, जो कि दूसरी ग्लैंड सिक्रीट करती है, ठीक है? तो सिल्क इज ए कंटिन्यूअस फिलामेंट विद ए यूजेबल लेंथ इतने मीटर का होता है। आफ्टर द cocoon इज completed, द लार्वा बिकम इनएक्टिव फॉर 10 टू 15 डेज एंड ये ट्रांसफॉर्म इनटू द प्यूपा या काइरिसैलिस, इसको बोलते हैं। प्यूपा इज किल्ड इन द cocoon by dipping in the boiling water और by steam of the hot air। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको दिया गया है, डीगमिंग होता है। सिल्क कंटेनिंग सेरिसिन को रॉ सिल्क करते हैं, तो चूंकि इसमें कुछ और भी सब्सटेंस लगे होते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं नेचुरल गम को हटाने के लिए। इसको क्या बोलते हैं, डीगमिंग बोलते हैं। जिससे क्या हो जाता है, इट लीव्स द सिल्क सॉफ्ट एंड लस्ट्रस एंड रिड्यूस इट्स वेट। जिससे क्या हो जाता है, वो सॉफ्ट, सिल्क की तो यही खासियत होती है ना कि वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना था, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कोकून फॉर्मेशन कैसे हो रहा है या क्या चीजें हैं। माउल्टिंग हमने देख लिया, ठीक है? और सिल्क वगैरह यहाँ से हम कैसे आइसोलेट करते हैं। तो यहाँ पे एक कैटरपिलर स्टेज का जो लार्वा होता है, उसको कैटरपिलर बोलते हैं, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसका जो लार्वा है, वो आपको क्या बोलेंगे, आप कैटरपिलर बोलेंगे। और प्यूपा से हम आइसोलेट करते हैं, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्यूपा से ही सिल्क आइसोलेट किया जाता है। और अगर कुछ और पूछेगा तो आपको ऑप्शन में ककून दिया होगा, ठीक है? तो यहाँ तक मैंने कंफर्म कर दिया है। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे डिजीज दी हुई हैं, हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कॉमन डिजीज ऑफ सिल्क वर्म में एक पेब्रिन डिजीज होती है, जो प्रोटोजोवा कॉज करता है, जिसका नाम है नोसिमा बॉम्बिक्स, एंड मस्कुराइडिन बाय द फंगस के इन्फेक्शन होता है। और एक वायरस डिजीज होता है, जिसको फैल्करी बोलते हैं, ठीक है? तो ये याद रख लीजिएगा। बाकी तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट यहाँ तक पहुंचे हैं तो हो सकता है कॉम्प्लेक्स करने के लिए आपसे पूछ लें। तो इसको याद रखिएगा, पेब्रिन तो याद ही रह जाएगा, पी से पी को जोड़ दीजिएगा तो ये प्रोटोजोवन डिजीज है। बाकी नाम आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन के बारे में हमने समझ लिया। अगर आपसे पूछेगा कि किससे आइसोलेट करते हैं, तो हम क्या आंसर करेंगे, प्यूपा से आइसोलेट करते हैं, ठीक है? बाकी ककून स्टेज जब रहता है तब करते हैं। इसके अलावा जो आपका ये कैटरपिलर होता है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। बेस्ट सिल्क आपकी कौन सी है, मलबरी। आपका बेस्ट सिल्क मलबरी होता है, इस बात को आप याद रखेंगे, राइट? अब यहाँ पर एक चीज को मैंने और उठाया है, जो कि हो सकता है आने वाले टाइम में आपसे पूछा जा सके। तो जिस तरीके से आप एपीकल्चर सीख लिए, सिल्क कल्चर के लिए आपने सेरीकल्चर सीख लिया, उसी तरीके से फिशरीज होती है। ये क्या होता है, इंडस्ट्री डिवोटेड टू द कैचिंग, मतलब पकड़ना, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ द फिश, शेल फिश, या कोई भी आपके एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं, वो उसके लिए कार्य करता है। लार्ज नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन जो होते हैं, वो फिश पर डिपेंड होता है, क्योंकि आपको पता है बहुत लोग फिश खाते हैं या उनके प्रोडक्ट का बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे प्रॉन है, तो ये सब बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि फूड सोर्स के तरीके कार्य करते हैं। सम ऑफ द फ्रेश वाटर फिश वेजी वेरी कॉमन होते हैं, मतलब ये आपको पता होगा, फ्रेश वाटर और मरीन। मरीन आपको पता है ना, फ्रेश वाटर ये जो आपके तालाब वगैरह होते हैं, इनको फ्रेश वाटर बोला जाता है। और मरीन जो होते हैं, वो समुद्री चीजें होती हैं। तो जो आपकी कॉमन फिश होती हैं, जो आपका फ्रेश वाटर फिश एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपका कैटला होता है, रोहू होता है, ठीक है? और मरीन फिश जो होता है, जिसको हम खाते हैं, ईटन किया जाता है, हिल्सा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रल याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और पॉम्फ्रेट, ठीक है? ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी फ्रेश वाटर फिश है या कौन सी आपकी मरीन फिश है जिसको आप खाते हैं। तो हिल्सा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्रल का नाम इंपॉर्टेंट है, और पॉम्फ्रेट का नाम इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पे कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम देख लेते हैं और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, एक्वाकल्चर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल एक्वेटिक प्लांट एनिमल। एक्वा का मतलब क्या हो गया, पानी में। अब वो पानी में चाहे प्लांट रहे और चाहे एनिमल रहे, ये दोनों पे अप्लाई होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है आपसे पूछेगा तो आप सोचोगे कि शायद ये एनिमल्स के लिए स्पेसिफिक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी के लिए स्पेसिफिक होता है। जिसमें आप फिश का करते हो, प्रॉन्स का करते हो, श्रिम्प का करते हो, तो इस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा। और पिस्सी कल्चर जो होता है ये बेसिकली फिश के लिए होता है, ठीक है। तो एक्वा कल्चर अगर आपसे पूछा जाएगा तो सभी के लिए होगा, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो। उसमें कोई भी क्लास होगा, मोलस्का जैसे आपको पता है, प्रॉन जो है ये आपके मोलस्का फैमिली में आते हैं, ठीक है। और ये जो आपके मोलस्का जो और भी आपके सारे चीजें हैं, या कोई भी आपका जो आर्थ्रोपोडा फैमिली के हैं, एक्वेटिक प्रॉन्स वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है, तो ये सब पे अप्लाई होता है। और जो पिस्सी कल्चर होता है वो आपके फिश के लिए अप्लाई होता है। अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, फिश मील इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये आपको पता होना चाहिए। फॉर कैटल एंड पोल्ट्री प्रिपेयर फ्रॉम नॉन एडिबल पार्ट ऑफ द फिश, सच एज टेल वगैरह से आइसोलेट करते हैं। फिश वेस्ट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर, और एडहेसिव बनाने के लिए किया जाता है। और शार्क, ये आपकी एक फिश होती है, शार्क लेदर या शार्क स्किन, इसको सैग्रीन बोलते हैं, यूज्ड इन पॉलिशिंग ऑफ द वुड एंड अदर मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, सैग्रीन जो होता है वो शार्क से आइसोलेट करते हैं। फिश लीदर इज यूज टू मेक आर्टिकल सच एज हैंड बैग्स वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं, शूज इस्तेमाल करने में किया जाता है। कंसीडर फैशनेबल एंड फेच इन हाई प्राइस इन द मार्केट। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपका ये इसिंग ग्लास है, ये आपका एक जिलिटेनियस सब्सटेंस होता है, ऑब्टेन किया जाता है एयर ब्लैडर ऑफ पर्क। ये आपका है इंडियन सालमन या कैटफिश, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एक फिश होती है जिसको कैटफिश बोलते हैं, तो इससे इसको आइसोलेट किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ स्पेशल सीमेंट एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ वाइन एंड बियर के लिए किया जाता है। तो इसिंग ग्लास का किससे संबंध है, फिश से संबंध है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और बिसाइड सर्विंग एज ए टेबल फूड, फिशेस आर मेडिसिनली वैल्यू होती है, जैसे सार्क लिवर ऑयल एंड कॉड लिवर ऑयल आर नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए और डी के नेचुरल सोर्स होते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन डी का नेचुरल सोर्स कौन सा है, एक ऑप्शन में दिया रहेगा सार्क लिवर ऑयल, ठीक है। ऑयल फ्रॉम सार्डनिंग, हेरिंग एंड सैल्मन यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड पेंट्स। कल्चर फिशरिंग इज द रियरिंग ऑफ फिश इन टैक एंड पॉन्ड्स, व्हाइल कैप्चर फिशरिंग जो होता है मैनेजमेंट ऑफ कैचिंग ऑफ फिश विदाउट एक्चुअली रेजिंग देम। तो खैर ये इतनी इन्फॉर्मेशन है। इसमें जो आपको समेट के जानना है वो ये जानना है कि एक्वा कल्चर अगर आपसे पूछेगा, प्लांट एनिमल सबके लिए अप्लाई होगा। फिश के लिए स्पेसिफिक जाएंगे तो क्या अप्लाई होगा आपका, मैं इसको हाईलाइट करते करीब कर भी देता हूं ताकि आपको याद रहे। पिस्सी कल्चर आपको याद रखना है, एक्वा कल्चर आपको याद रखना है। कुछ फिश के नाम याद रखने हैं कि कौन सी मरीन फिश जो खाई जाती है, वो आपकी हिल्सा है, मैकरल है, पॉम्फ्रेट है, इसको याद रखिएगा। कॉमन जो फ्रेश वाटर फिश है वो कैटला होती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। इसके अलावा फिश मील्स जो होते हैं वो आपके विटामिन डी और डी, शार्क लिवर ऑयल उसके सोर्स होते हैं। तो ये पार्ट को मैंने खत्म कर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, फिश जो होते हैं वो भारतीय इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पुअर पॉपुलेशन जो होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, वो इससे अपने दैनिक जीवन करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, एक्वाकल्चर और पिस्सी कल्चर को यूज किया जाता है इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल, दोनों के लिए करते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या मरीन हो। जिससे क्या होता है, डेवलपमेंट एंड फ्लशिंग ऑफ द फिशरी इंडस्ट्री को फायदा होता है। और द इन्हेंसमेंट ऑफ फिश प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, ब्लू रिवोल्यूशन बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत सारे ऐसे रिवोल्यूशन है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चाहे गूगल पे सर्च कर लेना। जितने भी रिवोल्यूशन है, जैसे ब्लू रिवोल्यूशन जो है ये आपका फिश से रिलेशन है, इसी तरीके से आपका व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। ये याद रखिएगा, व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है वो आपके मिल्क से रिलेशन है, दुग्ध क्रांति जिसको बोलते हैं, दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए किया गया, ठीक है। और इसके अलावा आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ये आपको पता ही होना चाहिए, हरित क्रांति जिसको बोलते हैं, जो आपका किसके लिए हुआ था, जो आपके गेहूं वगैरह थे, इनके चीजों के पैदावार कृषि के लिए जो इस अप्लाई होता है, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। तो और इसके बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन सबको आगे मैं कवर कर दूंगा। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पे अगर इतनी जिक्र आई है तो मैं एक चीज को और बता ही देता हूँ, क्योंकि क्या पता आपसे पूछ लिया जाए। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो नॉर्मन, ठीक है, ऐसे करके इनका नाम है, देख लेना, ई बॉरलॉन्ग इनका बेसिकली नाम है, ठीक है। जो भी होगा थोड़ा स्पेलिंग पे मत जाना, इसको देख लेना, मतलब इस तरीके से इनका पूरा आएगा, ठीक है। इसके बाद फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया। इसके बाद फादर ऑफ, जब आपसे इंडियन पूछा जाएगा, भारत में कौन जनक है, ठीक है, इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बहुत ही फेमस नाम है एम एस स्वामीनाथन,
ठीक है? इनको याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, एमएस स्वामीनाथन, ठीक है? ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और बाकी तो अभी मैं आपको आगे मैं व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में आपको बताऊँगा। तो ब्लू रिवॉल्यूशन ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है जो आपसे पूछा जा सकता है, फिश के रिलेशन के लिए होता है। इसके अलावा इनलैंड फिशरी इन्वॉल्व कल्चरिंग, तो ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको कवर कर दिया है। ब्लू रिवॉल्यूशन अगर आपसे पूछा जाएगा, तो यानी कि ब्लू का थोड़ा-सा याद रख लेना, कोई इसमें गलत बात नहीं है, आराम से इसको याद हो जाएगा। ब्लू रिवॉल्यूशन जो होता है वो फिश के लिए था। इसके बाद कुछ यहाँ पे एक मैंने चार्ट लगाया हुआ है, इम्पोर्टेंट एडिबल फिशेज़ कौन-कौन सी हैं। ये आपकी फ्रेश वाटर फिश है जिसमें आपको रोहू का नाम याद रखना है और कैटला का नाम याद रखना है और मांगुर याद रखना है। ठीक है? बाकी साइंटिफिक नेम अगर आप याद कर सकें तो याद कर लेना। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ अभी मैं आपको बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है? उसको देखिएगा और दूसरी जो आपकी ये मैरीन फिश है उसमें आपको हिल्सा याद रखना है, ठीक है? और पॉम्फ्रेट याद रखना है, ये 2 याद रखिएगा, बाकी तो डिपेंड करेगा, अगर आएगा तो कर लेना, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ और सीखते चलो और वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैं अभी आपको दिखाऊँगा कि ये देखिएगा ना, जैसे कि आपने पढ़ा होगा जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि हर स्पीशीज़ का 2 डिफरेंट नाम होता है, ठीक है? एक जीनस होता है और एक क्या होता है स्पीशीज़ होता है, इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। किसने दिया था? कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था, तो ये सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से रिकॉल कर लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ और होता है कि कभी-कभी क्या होता है कि जीनस और स्पीशीज़ का नाम सेम होता है। जैसे अगर आप इस पूरे नाम में गौर करेंगे तो ये कैटला नाम जो है ना, ये कैटला कैटला दोनों का सेम है, ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब जीनस और स्पीशीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जीनस और स्पीशीज़ का नाम अगर सेम होता है, तब इसको पर्टिकुलर एक टर्म होता है जिसको टैटोनीम्स बोलते हैं। ठीक है? ये ऐसे ही पूछा जाएगा, गूगल पे सर्च कर लेना, स्पेलिंग पे मत जाना भाई मेरे, ठीक है? स्पेलिंग स्पेलिंग मेरी नहीं सही है, तो इसको तो गौर ही मत करना, बस नाम याद रखना और बहुत ज़्यादा अगर आपको जानना है तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? टैटोनीम्स बोलते हैं और ये केवल और केवल जो इसकी यूनिक बात है, वो आपके लिए जान के बड़ा आश्चर्य होगा आपको, ठीक है? ये केवल और केवल एनिमल्स पे अप्लाई होता है। आपको प्लांट की कोई भी ऐसी स्पीशीज नहीं मिलेगी जहाँ पे जीनस और स्पीशीज आपका सेम होगा, ठीक है? एज पर माई नॉलेज, मतलब रिसेंट में कोई अभी आ गया हो तो एक अलग बात है, बट ऐसा ये डिट्टो है कि टैटोनिम्स जो होता है वो आपको केवल और केवल एनिमल्स के केस में मिलेगा और प्लांट में नहीं देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे कि इसके कुछ और एग्जाम्पल बताइए, तो इसके एक और एग्जाम्पल जो आप देखते हैं ना, इंडियन कोबरा, इसको क्या बोलते हैं? नाजा नाजा बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पर भी जीनस और स्पीशीज आपका सेम हो जाता है। इसके अलावा रैट का एक होता है रैटस रैटस, ठीक है? तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बता दिया और आगे जाके अभी बफेलो का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये मैंने लगाया था गूगल पे, मैंने सर्च करके रखा हुआ है, ये देख लीजिए, इंडियन कोबरा, इसको नाजा नाजा बोलते हैं, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, ये आराम से इंडियन कोबरा जो है इसका नाम नाजा नाजा है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ से हम एक और आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप टाइटल पे मत जाइए कि आज मैं क्या आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप ये देखिए, बस आप लेक्चर देखते जाइए, क्योंकि उसी में से ही इन्फॉर्मेशन निकल के आती है जो मैं ऐड करता जाता हूँ, ठीक है? तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया आपका, कुछ था। इसके बाद जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी हम आपका देख लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है? तो ये एक बहुत छोटा-सा पार्ट है, यहाँ से भी आईसीएमआर में क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है? इसका मतलब होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है, जहाँ पर हम ब्रीडिंग के माध्यम से हम लाइव स्टॉक को इंक्रीज़ करते हैं। अब ये लाइव स्टॉक क्या होते हैं? डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो होते हैं, जिनको यूज़ किया जाता है, रेज़ किया जाता है, मतलब उनको पाला जाता है खुद के प्रॉफिट के लिए, उनको कलेक्टिवली लाइव स्टॉक बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन भारत और चाइना में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 70% जो ये आपके जो घरेलू तरीके के जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो 70% जो है वो भारत और चाइना में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सरप्राइजिंग की बात है कि जो इनका वर्ल्ड फॉर्म में केवल इनका जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो केवल 25% है। तो ये बहुत ही लो है। इसीलिए हमें कुछ एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ता है ताकि हम इनके प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को इंक्रीज कर सकें, ठीक है? तो किस्मत अच्छी रहेगी तो आपसे पूछा जा सकता है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। 70% जो लाइव स्टॉक की प्रॉपर्टी है, मतलब ये जो लाइव स्टॉक एनिमल्स हैं, वो 2 देश में है, आपके भारत में है और चाइना में है। लेकिन इनकी जो ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब इतना ज़्यादा होने के बाद भी केवल 25% ये प्रोडक्टिविटी देते हैं। समझ गए? और ये जो आपका टर्म है हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? ये टर्म हस्बैंड से आया हुआ है, वर्ड हस्बैंड से आया है, मतलब जो टेक केयर करता है, वन हू टेक केयर।
लाइव स्टॉक मैनेजमेंट क्या होता है? द स्टडी ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक एनिमल्स। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड, जो सबसे पहले किया गया था वो कुत्ता था, ठीक है, जिसको डॉग बोलते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए फ्यू बेसिक टाइप्स, द वाइल्ड डॉग, वुल्फ, जैकॉल, इन सब के ब्रीड बनाए गए। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले किसको डोमेस्टिकेटेड किया गया, तो वो सबसे पहला जो अर्लीस्ट एनिमल था वो डॉग था। इसको आप यहाँ से लेकर जाइए, राइट। अब यहाँ पे मैंने कुछ और भी चीजें लगाई हैं जो कि फार्म फार्म डेयरी फार्म में आप चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम मिल्क इन द डेयरी फार्म। ये कुछ चीजें होती हैं आप दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कि एक्चुअल में क्या डेफिनेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रीम को समझ लेते हैं, जो आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसलिए क्या होता है, चर्निंग मिल्क से बनता है, प्रिपेयर्ड बाई चर्निंग मिल्क। फैट कम्स जो होते हैं वो टॉप पर आ जाता है, जिसको हम सेपरेट कर लेते हैं। द क्रीम में जो होता है वो 10 से 70% फैट होता है, ठीक है। कर्ड जो होता है ये आपको पता है, ये कर्ड का मतलब दही। मिल्क इज कन्वर्टेड टू द कर्ड ड्यू टू द बैक्टीरियल एक्टिविटी होता है। ये कौन से बैक्टीरिया है, ये आपका होमवर्क है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से ऐसे बैक्टीरिया है जो कर्ड में परिवर्तन करते हैं, बाकी मैं इसको आगे बता ही दूंगा। बटर मिल्क क्या होता है, लेफ्ट ओवर लिक्विड आफ्टर रिमूवल ऑफ द बटर। घी जो होता है ये आपको पता ही है, आफ्टर हीटिंग बटर को जब आप हीट करते हैं वाटर इवेपोरेट हो जाता है, और सबसे ज्यादा फैट कंटेंट जो होता है ऑलमोस्ट 100% जो होता है वो घी में होता है। तो ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, बट याद रखिएगा। कंडेंस मिल्क जो होता है कंसंट्रेटेड किया जाता है एडिंग शुगर को करके। पाउडर मिल्क भी आप जानते हैं। और चीज एक जो होता है ये कोगुलेटेड मिल्क प्रोटीन होती है, जिसमें मिल्क प्रोटीन जो होती है वो आपकी केसीन होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब इसी से संदर्भ में एक क्वेश्चन यहाँ पे 2018 में पूछा गया था, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। और वो क्वेश्चन है प्रिंसिपल प्रोटीन इन द मिल्क, ठीक है। अब यहाँ से आंसर मिल गया, केसीन होता है, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। बाकी नहीं जानते हो तो ग्लोबुलिन जो होता है ये आपका इम्यूनोग्लोबुलिन था, याद आया। गामा ग्लोबुलिन पूछा जाएगा, आईजीजी। लैक्टा एल्बुमिन भी आपका एक होता है, लैक्टोज करके, ये वहां पे पाया जाता है। और एल्बुमिन को भी मैंने आपको बता रखा है, जो कि आपका ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर के मेंटेनेंस के लिए होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में आईसीएमआर में पूछा गया कि प्रिंसिपल प्रोटीन ऑफ मिल्क क्या होता है, केसीन होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ था कि जो आपका कोगुलेटेड मिल्क प्रोटीन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केसीन बोलते हैं, विथ फैट एंड वाटर, ठीक है। तो जो चीजें आपको याद रखनी है, कर्ड आपको याद रखना है कौन सा बैक्टीरिया होता है, क्रीम में कितने परसेंट फैट होता है, 10 से 70% होता है। सबसे ज्यादा फैट जो होता है वो आपका घी में होता है। कंडेंस्ड मिल्क क्या होता है, चीज क्या होता है, ये चीजें हमने समझ ली। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। देयर आर 26 ब्रीड ऑफ कैटल एंड 7 ब्रीड ऑफ बफेलो विच डिफर इन देयर बॉडी कलर, हॉर्न एंड फोरहेड। बफेलो जो होते हैं वो प्राइमरी सोर्स ऑफ मिल्क होते हैं, आपको पता होगा। भैंस जो होता है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ मिल्क होता है। द ओनली डाइटरी एनिमल प्रोटीन फॉर मेजॉरिटी ऑफ इंडिया। कंपेयर अगर आप गाय से कंपेयर करते हैं तो बफेलो जो होता है, ये भी आपका टेटोनिम्स का एग्जाम्पल है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, ब्यूबलस ब्यूबलस नाम है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल याद रखिएगा, मैं वापस से लिख देता हूँ। ये क्या एग्जाम्पल है, टैटोनिम्स है, ठीक है। जनरली इल्ड मोर मिल्क ऑफ हाई फैट कंटेंट, ठीक है। तो बफेलो में जो होता है वो फैट कंटेंट ज्यादा होता है। दे आल्सो हैव ग्रेटर डिजीज रेजिस्टेंट एंड लॉन्गेटिविटी होती है, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग भैंस के दूध को ज्यादा प्रेफर करते हैं। द मिल्क इल्डिंग कैपेसिटी ऑफ बफेलो जो होती है वो 3 गुना ज्यादा होती है। बफेलो मिल्क इज सुपीरियर टू काउ मिल्क इन फैट कंटेंट एज वेल एज मिनरल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज अगर आपसे पूछा जाएगा कि गाय का दूध ज्यादा अच्छा है कि बफेलो का है, तो आज से आपको पता चल गया बफेलो का है। और बफेलो का क्यों है वो भी पता चल गया, बफेलो का साइंटिफिक नेम आपको पता चल गया। किसका एग्जाम्पल है, टैटोनिम्स का एग्जाम्पल है। जीनस स्पीसीज सेम है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ एक्सोटिक ब्रीड होती हैं। एक्सोटिक का मतलब ही होता है फॉरेन, ठीक है। इसका टेक्निकल टर्म होता है, ये आपने पढ़ा होगा। एक्सोटिक वर्ड जो होता है इसका मतलब फॉरेन ब्रीड ऑफ कैटल जो होते हैं। इसका जो कैटल का जो ब्रीड है इसको बॉस टैरस बोलते हैं। यूज फॉर क्रॉस ब्रीडिंग पर्पस इन इंडिया, मतलब क्रॉस ब्रीडिंग के लिए यूज किया जाता है कि मतलब उनकी पैदावार को बढ़ाया जा सके। मतलब कुछ भारत के हैं तो हम कोई विदेश से ले आए और उनका उनका मतलब जो भी, मतलब कुछ हम ब्रीडिंग करा दें जिससे जो एक नया बने। मान लीजिए कि आप भारत में रहते हैं तो आप भारत में हैं, और इसके अलावा आप चले गए, मतलब मान लीजिए आपने इंग्लैंड से कोई एक उठा लाया और इन दोनों का क्रॉस करा दिया, और अब आपका जो पर्टिकुलर ब्रीड बना, ठीक है, ये आपका जो ब्रीड इसको टेक्निकली बोलते हैं। तो ये जो ब्रीड होगा ये आपका हाई प्रोडक्टिविटी या जो भी आपका था कि आपको मिल्क की आवश्यकता थी तो वो मिल्क देगा, और भी जो भी चीजें हैं तो वो देगा। तो यहाँ पे कुछ एक्सोटिक ब्रीड है, उनके नाम दिए गए हैं, और खास तौर से ये कैटल्स के हैं, जिसमें आपका जर्सी होता है,
ठीक है? ये आपके कुछ एक्सोटिक ब्रीड है, जर्सी है, हॉलिस्टीन फ्रेसिन है, ये हॉलैंड की है, बेस्ट मिल्क यील्डिंग ब्रीड ऑफ कैटल इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा अगर वर्ल्ड में जो बढ़िया मिल्क देती है वो आपका हॉलिस्टीन फ्रेसिन होता है और इसके अलावा 2 स्कॉटलैंड की और भी दी गई हैं। ठीक है? ठीक है? और इसके अलावा जब ये क्रॉसिंग करते हैं तो ये मैं आगे आपको पढ़ा दूँगा, ये लेक्चर अभी आपको कुछ देर में अवेलेबल हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। तो फ्रिस्वेल एक होता है, क्योंकि जब आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो बॉटनी जब आप पढ़ते हैं, तो आपने पढ़ा होगा पोमैटो, याद है ना पोमैटो? तो ये क्या होता है कि इसमें क्रॉस कराते हैं पोटैटो और टोमेटो। इसको जब आप क्रॉस करा के बनाते हैं तो जो स्पीशीज़ बनती है वो आपका क्या होता है, पोमैटो होता है। ठीक है? तो उसी तरीके से यहाँ पर जो बताया गया है उसको समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो बताया गया है कि क्रॉस ब्रीड ऑफ हॉलिस्टीन हॉलिस्टीन फ्रैसिन एंड साहिवाल काऊ का जो बनाया गया, ठीक है? 1 सेकंड, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है। हॉलिस्टीन फ्रैसिन और साहिवाल काऊ जो होती है, ये काऊ की वैरायटी है। इससे जो बनता है इसको फ्रेसवॉल बोलते हैं। हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सके और पूछा गया है। ये आपका पिछले साल का पेपर है, 2021 का पेपर है। पूछा गया कि हॉलिस्टीन फ्रैसिन, ब्राउन स्विस एंड जर्सी ये क्या है? तो ये क्या है? पहली बात तो ये एक्सोटिक ब्रीड है और किसकी ब्रीड है? कैटल की ब्रीड है। ठीक है? यहीं से क्वेश्चन उठाया गया है, तो कितना शानदार कंटेंट है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे यही पूरा नाम ही दिया गया है और वही चीज़ पूछा गया था एग्ज़ाम में। ठीक है? तो जर्सी याद रखिएगा, फ्रेंसिन याद रखिएगा, ब्राउन स्विस याद रखिएगा और एक नाम ये भी याद रख लीजिएगा, हो सकता है इस बार इसको भी पूछ लें। ठीक है? और इसके अलावा फ्रिसवॉल किसका क्रॉस ब्रीड है? तो साहिवाल काऊ होती है और हॉलिस्टीन फ्राइसिन होती है। ठीक है? इसके बाद कुछ और चीज़ें जो हैं, एनिमल जो होते हैं उनके में भी डिज़ीज़ होती है, सफ़र फ्रॉम सेवरल बैक्टीरियल डिज़ीज़ होती है, जिसमें आपका कैटल जो होते हैं वो एंथ्रेक्स से सफ़र करते हैं, या मैस्टाइटिस एक डिज़ीज़ होती है और न्यूमोनिया होता है। तो एंथ्रेक्स का नाम आप जानते ही हैं, जो कि एक बैक्टीरिया है, बैसिलस स्पीशीज़ का है, एंथ्रेक्स से कॉज़ होता है। ये क्या होता है, कॉन्टेजियस है। कॉन्टेजियस का मतलब क्या होता है, फैलती है। अफेक्ट कैटल, बफेलो, हॉर्स, शीप, गोट सबको करता है। इट कैन आल्सो स्प्रेड टू ह्यूमन बीइंग्स में भी फैल जाता है। एंथ्रेक्स स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के माध्यम से ये फैलता है और ये किसमें होता है, एनिमल्स में होता है। ठीक है? प्रिवेंशन क्या हो सकता है, इन्फेक्शियस डिजीज से शुड बी फॉलोड, आप उसके केयर करिए। हेल्दी एनिमल्स को वैक्सीन दे दीजिए, वैक्सीनेटेड कर दीजिए। एनिमल्स दैट हैव कम इन कांटेक्ट विद डिजीज एनिमल्स शुड बी गिवन एंथ्रेक्स का एंटी सीरम दे दिया जाए ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। समझ रहे हैं? एक डिजीज और होती है, इसको मैस्टाइटिस बोलते हैं। ठीक है? इट इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ यूडर ऑफ that often occur in dry cow due to infection of the bacterium Corynebacterium pyogenes होता है। तो ये आप जानते होंगे, जो आपके आपके काऊ होते हैं वहाँ के थन में इन्फेक्शन हो जाता है, तो जो डिजीज होती है उसको क्या बोलते हैं, मैस्टाइटिस बोलते हैं। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका एक डिजीज और, जो ये तो दो हमने बैक्टीरियल डिजीज देख लिया, राइट? अब हम यहाँ पे वायरल डिजीज देखेंगे, जिसमें वायरल डिजीज जो आपकी होती है वो आपका रिंडर पेस्ट होता है। ठीक है? डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस एंड हाईली कॉन्टेजियस होता है। वायरस जो होता है वो ऑल द फ्लूइड में प्रेजेंट होगा, सिक्रीशन में उनके माध्यम से आते रहते हैं और ये स्प्रेड हो जाता है जो भी इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में एनिमल्स आते हैं, थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर्स। ठीक है? और प्रिवेंशन क्या होना चाहिए, तो जो भी आपका मैनेजमेंट है, आप उसका, प्रिवेंशन इज ए बेटर देन क्योर, ये आपको पता ही है। हाईली डिजायरेबल, उनको वैक्सीन दे दिया जाए रिंडरपेस्ट का। इन 1954 ए मैसिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया भारत में। ठीक है? दिस प्रोजेक्ट हैज बीन हाईली सक्सेसफुल एंड रिंडरपेस्ट इज नो लॉन्गर इज ए ड्रेडेड डिजीज। तो कहने का मतलब है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी डिजीज को कंट्रोल कर लिया गया है भारत में, तो रिंडरपेस्ट को कंट्रोल कर दिया गया है। इसको कैटल प्लेग बोलते हैं। ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे जो कुछ और चीज़ें जो यहाँ पे आपको बताई गई है, बेसिकली आपका ये जो डिजीज़ है ये पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट होता है। अब ये समझ लीजिए कि पोल्ट्री क्या होते हैं? पोल्ट्री इज़ द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल, डोमेस्टिकेटेड बर्ड। बेसिकली ये क्या होते हैं, जो आपके मुर्गी वगैरह होते हैं, उनको जब आप कल्चर या डोमेस्टिकेट करते हैं उसको पोल्ट्री बोलते हैं। यूज्ड फॉर फूड एंड टू देयर एग्स, मतलब उनके आइसोलेशन के लिए हम करते हैं। दे टिपिकली इंक्लूड चिकन एंड डक, मतलब बतख और मुर्गी। समटाइम्स टर्की एंड घीस भी किया जाता है। Word poultry is often used to refer the meat of only these birds, but in more general sense, it may refer to the meat of other birds too. राइट? तो इस तरीके से हम इसका कार्य करते हैं। पोल्ट्री बर्ड एक्सक्लूसिवली ग्रोन ऑफ मीट आर कार्ड ब्रॉयलर्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। और लेयर्स आर फीमेल फाउल रेस्ड फॉर द एग प्रोडक्शन, के लिए इनको ग्रो कराया जाता है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बर्ड फ्लू। ये आपका सीएसआईआर में भी क्वेश्चन पूछा गया था, मैं भी लगाना भूल गया हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखा दूंगा, ये आप जाके देखिएगा सीएसआईआर के।
ये या तो 2018 के दिसंबर में पूछा गया है या 2019 के जून के पेपर में आपको सेक्शन बी में मिल जाएगा। ठीक है, सेक्शन बी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बर्ड फ्लू क्या है, तो वहां उन्होंने बर्ड फ्लू नहीं दिया था, उन्होंने एवियन फ्लू दिया था। तो जब भी आप बर्ड्स पढ़ते हैं तो इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो एप्स बोला जाता है। ठीक है, तो एप के नाम से पूछेगा कि एवियन फ्लू। ठीक है, तो आप सोच छोड़ के चले आओगे कि अरे यार एवियन फ्लू तो मैं जानता ही नहीं हूँ, लेकिन ये क्या है, आपका बर्ड फ्लू है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एवियन इन्फ्लुएंजा इसको बोलते हैं, जो कि ह्यूमन में भी होता है, कॉज्ड बाय H5N1 से होता है। 2003 थाईलैंड में हुआ था। और इसी तरीके से जो आपका एक और डिजीज होता है स्वाइन फ्लू, इसको भी याद रखिएगा। स्वाइन फ्लू जो होता है ये आपका क्या होता है, H1N1 होता है, राइट। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, दुनियादारी भूल जाना लेकिन इसको मत भूलना, बर्ड फ्लू H5N1, स्वाइन फ्लू H1N1। कुलिंग जो होता है ये आपका इन्फेक्टेड बर्ड्स आर रिमूव्ड एंड किल्ड कर दिया जाता है। इन्फेक्टेड बर्ड पास्ड ऑन वायरस थ्रू देयर सलाइवा, मतलब कैसे उनका वायरस जाता है तो सलाइवा के माध्यम से, नासल सिक्रीशन एंड फीकस। इन 1918 इट अटैक्ड ह्यूमन बींग्स एंड किल्ड अबाउट 50 मिलियन ह्यूमंस को इन्होंने किल्ड किया था। द रिजर्वायर ऑफ बर्ड फ्लू सीम्स टू बी माइग्रेटिंग बर्ड्स हो सकती हैं। वायरस बेसिकली किसको अटैक करते हैं, मोनोसाइट्स को करते हैं। दे रॉ मीट एंड एग्स मे कंटेन वायरस, वंस एन आउटब्रेक डिटेक्टेड द इन्फेक्टेड चिकन आर कल्ड टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ द डिजीज। तो ये टेक्निकली टर्म होता है कि अगर कोई भी आपको पता चल गया, जैसे आप देखते होंगे ना कि जब भी आपका ये बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू जैसी डिजीज आती है तो आपको कहा जाता है कि आप एग मत खाइए। ठीक है, एग नहीं मिलते हैं, या कभी कभी अगर ऐसी भी स्थिति आती है कि ये डिजीज बहुत जल्दी फैलते हैं, समझ रहे हैं, इनका जो फैलने का रेट है वो बहुत ज्यादा है। इसी वजह से ऐसी स्थिति जब आती है तो कभी कभी क्या करते हैं कि पूरे के पूरे जो पॉपुलेशन होती है, मान लीजिए कि जो भी आपने कल्टीवेट किया है चिकन्स वगैरह को, ठीक है, पोल्ट्री वगैरह में सबको मार दिया जाता है, तो उस टेक्निकल टर्म को क्या बोलते हैं, कलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कलिंग यहाँ पे किलिंग जैसे पढ़ते हो वैसे कुलिंग पढ़ लेना। ठीक है, तो बस इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो ये आपका वायरस अटैक करता है मोनोसाइट पे करता है, और मोनोसाइट ही जाके क्या बनती है, मैक्रोफाज बनती है। तो समझ रहे हैं कि क्यों हमको करना पड़ रहा है, थोड़ा सा इम्यूनोलॉजी तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। तो अगर आप किसी भी चीज में मैक्रोफाज को अगर आप मार दो तो ये क्या कार्य कर रहा था, यही आपका फैगोसिटिक सेल था, यही आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स था। अगर आपका यही खराब हो गया तो आपको तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि पूरी पॉपुलेशन को खत्म करना पड़ता है, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा कुछ और चीजें दी गई हैं, यहाँ पे पोलेट्री डिजीज होती हैं, यहाँ पे दो डिजीज का नाम दिया गया है। एनसिफेलोमलेशिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आज तक अगर आपने कभी याद किया हो तो अगर आपको याद आ जाना चाहिए। मलेशिया से एक आपका होता है ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये जो होता है ये डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी से होता है, ये याद रखिएगा, ऑस्टियोमलेशिया। और आज हमको एक नया वर्ड पता चला, एनसिफेलोमलेशिया। ठीक है, तो एनसिफेलोमलेशिया ये डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई से होता है। तो ई को ई से जोड़ देना, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जिसमें ब्रेन टिश्यू सॉफ्ट हो जाता है, जो कि आपके पोल्ट्री जो आपके एनिमल्स होते हैं या आपके चिकन वगैरह उनके में प्रॉब्लम आती है। और एक आपका कॉकिडोइसिस होता है, ये आपका प्रोटोजोवा इमाइरिया से कॉज होता है, फाउल में रिजल्ट इन ब्लडी डायरिया। कुछ बैक्टीरिया डिजीज होते हैं, पास्टुरेला होता है, फाउल कॉलरा करता है, माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम होता है, इसके बारे में याद रखिएगा। माइकोप्लाज्मा वैसे भी आपका स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये तो मेरा पूरा एक लेक्चर अवेलेबल है। तो ये आपका स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, और जो स्पीसीज का नाम याद रखना है, गैलिस्पेक्टिकम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। और स्पाइरोचीट जो होता है वो स्पाइरोचिटोसिस करता है। और इनके में जो कुछ वायरल डिजीज होती है, तो एक आपकी डिजीज रानी खेत है, इसको न्यू कैस्टल डिजीज बोलते हैं, फाउल पॉक्स बोलते हैं, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, और बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू मैंने आपको बता दिया, H5N1 हो गया। और स्वाइन फ्लू आप जानते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये आपका ICMR 2021 में पूछा गया था, देख लेना जाकर। रानीखेत डिजीज इज द वायरल डिजीज किसकी है, तो किसकी है, पोल्ट्री की है। ठीक है, अगर आपसे हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्या पूछ ले, इसका जो दूसरा नाम है, क्या नाम है, न्यू कैस्टर्स डिजीज इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपकी कवर कर दी हैं। इसके अलावा जो रिमेनिंग ऑप्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बोवाइन आप जानते ही हैं, सीरम बोवाइन एल्बुमिन जो यूज किया जाता है वो आपका बेसिकली काल्फ वगैरह से रिलेशन होता है। इक्वाइन यहाँ पे क्यों दिया है, तो थोड़ा सा अगर आपने जूलॉजी पढ़ा होगा तो एक ये इक्वस होता है, मतलब स्पेलिंग कुछ ऐसी होती है, इक्वस। ठीक है, तो एक्वस जो होता है ये आपका जो हॉर्स होता है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो इक्वस होता है। ठीक है, इक्वस ऐसे करके कुछ लिखते हैं, देख लेना। ठीक है, तो इक्वस इक्वस इसको बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्वाइन लिखा है। और ओवाइन जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका अभी आगे हम इसको देख लेंगे। एक आपका ये शिप जो होता है, ये आपका शिप जो होता है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो ओवाइन होता है। तो समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बता दिया है। आगे से आपको जो याद रखना है, रानीखेत डिजीज आपसे पूछेगा, न्यू कैस्टल आपको याद रखना है,
इंसेफेलोमलेशिया याद रखना है, विटामिन ई की कमी से होता है, ब्रेन टिश्यू में सॉफ्टनिंग होता है, कोक्सीडायोसिस याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम याद रखिएगा, बर्ड फ्लू, एवियन फ्लू, कलिंग क्या होता है, लेयर्स फीमेल फाउल्स को रेस्ट किया जाता है फॉर द एग प्रोडक्शन के लिए कहा जाता है, और पोल्ट्री ब्रथ एक्सक्लूसिवली ग्रोन फॉर मीट आर कॉल्ड ब्रॉयलर्स। तो ये पर्टिकुलर आपके जो टेक्निकल टर्म है, मतलब इस पूरे पेज को पढ़ लेना, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं दी गई है। तो कुछ चीजों से मैंने आपको फैमिलियर करा दिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो आप परेशान रहते हैं कि सर मैं कहाँ से पढ़ूं सेक्शन ए के लिए, या कुछ ऐसे सर्वरे क्वेश्चन आते हैं, तो वो बहुत शानदार कंटेंट मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ शिप एंड गोट का कहते होता है, तो गोट इन अवर कंट्री शिप आर रेयर्ड किए जाते हैं। आपको पता है भेड़ जो होते हैं, शिप जो होते हैं, वूल के लिए किया जाता है, स्किन के लिए किया जाता है, और मीट के लिए किया जाता है। ठीक है, शिप से क्या निकालते हो, वूल करते हो। और गोट जो होता है, मीट, मिल्क, हेयर एंड स्किन। गोट को क्या बोलते हैं, पुअर मैन्स काऊ बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़े से दूध भी देते हैं। तो जो गरीब आदमी होते हैं, पुअर मैन काउस को बोला जाता है, वहां पे गोट से दूध निकालते हैं। ठीक है। पश्मीना इज ए अंडर फर फ्रॉम द कश्मीरी गोट। इसका नाम जो है वो कैप्रा एगारकस है। फाइन एंड सॉफ्ट वूल यूज्ड फॉर कश्मीरी सॉल बनाया जाता है, जिसको पश्मीना बोलते हैं। किससे आइसोलेट करते हैं, कश्मीरी गोट है। अगर नाम याद हो जाएगा तो याद रख लेना। शिप क्या होता है, इट इज ए ग्रेगेरियस रूमिनेंट में आता है, एंड ऑफन हॉर्न्ड मैमल। ये आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो इन्होंने पूछा था कि कौन सा रूमिनेंट नहीं है। ठीक है, तो ये अलग स्टोरी होती है, ये मैं आपको बता दूंगा रूमिनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो रूमिनेंट में आपका शिप आता है, काऊ आते हैं, ये सब जो एनिमल्स होते हैं ये आपके रूमिनेंट होते हैं। ठीक है, और ग्रेगेरियस कौन होता है, जो मतलब बहुत सारे ग्रुप में जो रहे उसको ग्रेगेरियस बोलते हैं। ठीक है, कभी शिप आपको अब मोस्टली अकेले नहीं दिखता है, ये बहुत सारे साथ में रहते हैं। ठीक है, विच बिलोंग टू द जीनस ओविस, जीनस होता है ओविस, और स्पीसीज जो है वो एरिस है। इसीलिए यहाँ पे ये आपको जो एक ऑप्शन दिया गया था वो ओवाइन दिया गया था। इसका मतलब शिप होता है, आगे से याद रखना। इसका पूरा नाम याद रखने ना, शिप का नाम जो होता है ओवाइस एराइस होता है। 40 ब्रीड शिप भारत में है, जनरली नेम्ड आफ्टर द प्लेस ऑफ द ओरिजिन के आधार पर इनको किया जाता है, कहाँ से ये जनरल मतलब है, तो उसके आधार पर इनको करते हैं। ये आपका नली शिप है, ये आपका फिगर बना हुआ है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा शहतूश को किंग ऑफ वूल बोलते हैं। ठीक है, शहतूश इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वूल मेड फ्रॉम हेयर ऑफ द, ये पर्टिकुलर स्पीसीज है, इसको याद रखिएगा, जिसको चीरू बोलते हैं। सॉल मेड फ्रॉम चीरू वूल इतना फाइन होता है कि वो कैन भी सिर्फ थोड़ा फिंगर रिंग से भी वो गुजर जाएगा। ड्यू टू हाई स्केल poaching of these animals on high desert plateau of China, international trade in shahtoos has been prohibited. राइट, इसके बाद अंगूरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द रैबिट से आइसोलेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे वूल शिप से आइसोलेट करते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस है जहां पे हम रैबिट से भी करते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। ठीक है, इसके बाद हम एनिमल ब्रीडिंग, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, क्योंकि कुछ ज्यादा हो जाएगा तो आपको बाउंस करेगा। बाकी ये क्वेश्चंस मैंने लगाए थे, तो उसमें देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस को हमने समझ लिया। आपका ये रानीखेत डिजीज हो गया, पोलेट्री हो गया, ये हो गया, प्रिंसिपल हो गया, सिप यहाँ पे पूछा गया था। तो कौन सा होता है, ओवाइन होता है। बोवाइन आपको पता है, कैनाइन तो ये तो टीथ का नाम दे दिया था, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, कोई मतलब ही नहीं है। और स्वाइन तक जब पहुंचे हैं तो इसी में ऐड कर देंगे। स्वाइन फ्लू क्या है, तो H1N1 है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है। बाकी व्हाइट लेग हॉर्न किसका ब्रीड है, शायद ये भी अभी हमने देख लिया था, यहीं से क्वेश्चन इन्होंने उठाया था। ठीक है, ये जो आपका था एनिमल हस्बेंड्री से। ठीक है, व्हाइट लेग हॉर्न, ये शायद अभी नहीं मैंने बताया है, शायद अभी ये आगे हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे बच रहा है, इसको हम देख लेंगे। ठीक है, बाकी चीजों को मैंने कवर कर दिया है। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, कैसी तैयारी चल रही है, कोई कंफ्यूजन है तो उसको भी बताइए, उसको भी देखा जाएगा। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।